नमस्कार दोस्तों। हम दृष्टि के टेस्ट सीरीज नंबर 3 को फास्ट रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। 50 तक हमने देख लिया था, जिसमें ये था कि एशिया की जो पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत में महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट में लगने वाली है। और अब 51 से यहाँ देखेंगे। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो सेल्यूकस ने भेजा था, इसलिए विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। और जब मेगास्थनीज को याद करते हैं तो उसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक भी हमें याद आनी चाहिए, क्योंकि इसी में पाटलिपुत्रा के प्रशासन संबंधी जानकारी हमें मिलती है। 52, निम्नलिखित में से कौन त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख करता है? तो मैत्रेयनी उपनिषद ही त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख करता है। इसके अन्य विकल्प में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे कि कभी प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। और एक प्रश्न ये भी है कि प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्री किसे कहा गया है, तो सभा और समिति को कहा जाता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से। और ग्रेट फ्लड की बातें कहाँ लिखी हुई है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अब 53 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही सिर्फ चुनना है। पहला कथन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण शकों ने किया था। जी नहीं, सबसे पहले आक्रमण भारत पर यूनानियों ने किया है, और यूनानियों को ही इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहते हैं, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने संस्कृत में अभिलेख जारी किए थे। तो हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि रुद्रदामन से पहले जो अभिलेख लिखे जाते थे वे प्राकृत में लिखे जाते थे। रुद्रदामन ही ऐसा पहला शासक था जिसने बड़े बड़े अभिलेख, वो भी संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में लिखवाए थे। अच्छा, रुद्रदामन का इतिहास में एक चीज़ और के लिए प्रसिद्धि है, वो है सुदर्शन झील के मरम्मत कराने के लिए। अब एक दो कुछ पिछले पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं। जबकि प्राचीन अभिलेख शिलालेख जो होते हैं, प्राचीन शिलालेखों के स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो पैलियोग्राफी कहते हैं। तो याद रखना है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी। अब आते हैं हम 54 पे। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश थे? तो 4 राजवंश थे। अब आपके लिए प्रश्न है कि ये चारों राजवंश के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 55, बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई। तो बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी, इसलिए विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। 56, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए विकल्प सी इसका हो जाएगा। अब निर्माण से जुड़ी हुई इसी फर्स्ट पार्ट में 2 प्रश्न और थे। एक तो ये था कि अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, यह स्थापना? तो अजय राज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना करवाई थी, और दिल्ली की स्थापना या निर्माण अलंगपाल तोमर ने करवाया था। तो ये शॉर्ट रिवीजन हो गया थोड़ा सा। 57, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प अपनाया गया था? तो कराची का अधिवेशन जो है उसी में अपनाया गया था। वैसे ये जो 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। पहला तो ये कि वहाँ 2 प्रस्ताव अपनाए गए थे, एक मूल अधिकार से संबंधित जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट, और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। तो ये तो हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कराची अधिवेशन संबंधित की, क्योंकि गांधी जी को पहली बार काले झंडे भारतीय नौजवान सभा के सदस्यों द्वारा यहीं पर दिखाए गए थे। और फिर गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, क्योंकि 6 दिन पूर्व ही, जब अधिवेशन हुआ 6 दिन पूर्व ही भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, और गांधी जी इसे माफ़ नहीं करवा पाए थे इरविन समझौता में, इसीलिए। 58, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम वाले प्रश्नों में तो हमें डेट याद होना चाहिए, तो डेट देखते हैं। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 की घटना है। शिमला सम्मेलन जून 1945 की घटना है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जुलाई 1942 में हुई थी, और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 का है। तो मार्च 1942 का क्रिप्स मिशन है, इसलिए 4 पहले। फिर कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कांग्रेस द्वारा, वो जुलाई 1942 का है। तो जुलाई का या मार्च का था, इसलिए फिर क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर शिमला सम्मेलन, और फिर कैबिनेट मिशन, इसलिए 4 3 2 1 ए नंबर ऑप्शन। 59, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा था। 60, निम्नलिखित में से किस पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया था? तो अरविंद घोष पर चलाया गया था, इसलिए विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। 61, जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है। तो जहाजरानी मंत्रालय को अब कहा गया पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। एक और भी प्रश्न है इससे संबंधित कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रखा गया? तो शिक्षा मंत्रालय।
अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में नहीं आंसर देना है तो कोई बात नहीं, आप मन में सोच लीजिए कि जो जल शक्ति मंत्रालय है उसे किन 3 मंत्रालयों को मिलाकर के बनाया गया है। 62, सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के साथ किया है। वहीं सहतूत बांध निर्माण करवाएगा भारत, कहाँ? अफगानिस्तान में। 63, नवंबर 2020 में भारत अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन यानी आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि 3 और कौन सा देश है उसके बारे में भी जानना। निम्नलिखित देशों में से कौन सा आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त नौवहन प्रणाली वाले अन्य 3 देशों में से नहीं है? अच्छा, जो नहीं है वो पूछ रहा है, तो जापान नहीं है, बाकी 3 देश कौन है? और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, अब चौथा बन गया भारत। 64, सरना धर्म को मान्यता देने के लिए केंद्र को पत्र भेजने और 2021 की जनगणना में इसे एक अलग कोड के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भारत में किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो झारखंड ने पारित किया है। याद रखना है, सरना धर्म का संबंध झारखंड राज्य से संबंधित है। 65, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन देखते हैं, यह विवाह के लिए धर्मांतरण को एक जमानती अपराध बनाता है और प्रतिवादी को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से नहीं किया गया था। तो देखिए, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो अध्यादेश है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया, ये एक गैर जमानती अपराध है। तो यहाँ पहला कथन गलत हो गया। बाकी जो इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिवादी को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से नहीं किया गया था, तो ये सही है। दूसरा कथन देखते हैं, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण के लिए 2 माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देना होगा। अब देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। अध्यादेश में लिखा हुआ है 60 दिन पूर्व, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माह। तो कोई किसी को लगेगा अरे 60 दिन तो 2 ही माह होता है, लेकिन नहीं, अध्यादेश में लिखा हुआ है 60 दिन पूर्व, तो 60 दिन यहाँ पर होना चाहिए था। व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण के लिए 60 दिन पूर्व ही मजिस्ट्रेट को घोषणा करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, यानी नोटिस देना पड़ेगा। तो इसलिए कथन गलत हो गया। अच्छा, उसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई धर्मांतरण करवाने वाला व्यक्ति है तो जो धर्मांतरण करवाएगा वो 30 दिन पहले घोषणा करेगा मजिस्ट्रेट के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने। और अगर कोई व्यक्ति है जो खुद का धर्मांतरण कर रहा है तो 60 दिन पूर्व करेगा। दोनों गलत हो गया, ना तो एक ना ही दो। 66, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। तो ये बात सही है कि गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 20 में हुई थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की है। तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो गया। और यही हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त के मतलब वैभव का वर्णन किया है, उसके गौरव का वर्णन किया है। तो ना तो एक ना ही दो, विकल्प डी हो गया इसका आंसर। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के हिस्ट्री के जो 2012 से 20 तक के क्वेश्चन से नहीं देखा है तो उसे मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। 67, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूतियों का उत्कर्ष हुआ जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ये बात सही है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूतियों का उत्कर्ष होता है, लेकिन उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा नहीं, थानेश्वर थी, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास है। तो पहला कथन गलत। दूसरा, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। तो हाँ, बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का ही था, तो दूसरा सिर्फ सही है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन। 68, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? वह पहला शासक था जिसने शिलाओं पर अपने संदेश अंकित करवाए। तो हाँ, अशोक ही पहला शासक था जो अपना संदेश किस पे अंकित करवाता था? शिलालेख पर। दूसरा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। तो ये भी सही है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में था। तो 1 और 2 दोनों सही, सी नंबर ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़, ये पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात पे चर्चा किया था और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी कई बार आ चुके हैं कि अशोक का नाम किस अभिलेखों में मिलता है। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताया था, गन मास्क। कैसे? G4 गुर्जरा, U फॉर उडेगोलम और N फॉर नेत्तूर और मास्क यानी कि मास्की। तो गुर्जरा, उडेगोलम, नेत्तूर, मास्की, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के मूल नाम वहाँ मिलते हैं। तो ये रिवीजन हो गया एक तरीके से। 69, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था? तो पहला मुस्लिम शासक
पूछे तो शमसुद्दीन शाह मीर के बारे में बताना है। शमसुद्दीन शाह मीर कश्मीर का पहला शासक था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो जैनुल आबदीन। ये भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, विशेष तौर पर यूपीपीसीएस में एक से अधिक बार पूछा हुआ है। तो जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर, और शमसुद्दीन शाह मीर ये कश्मीर का पहला शासक, और ये 1339 से 42 तक शासन किया था। और इसका जो वंश था वो शाहमीरी वंश था। शाहमीरी वंश का 222 साल शासन चला है कश्मीर में। 70 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को भारत के सिराज के रूप में जाना जाता है, तो भारत का सिराज या पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। और जब जौनपुर पढ़ते हैं तो सर की शैली याद आता है, क्योंकि सर की शैली में वहाँ स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, जैसे कि अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, जामा मस्जिद आदि। 71, बाबर सबसे पहले कहाँ का शासक बना, तो बाबर सबसे पहले फरगना का शासक बना था, और ये फरगना अफगानिस्तान में है। 72, निम्नलिखित में से किसने करजन वायली की हत्या की थी, तो मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी थी। विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 73, जिम्मरमैन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्मरमैन योजना या जर्मन प्लांट, ये सब सारे उग्रवादी राष्ट्रवाद से संबंधित है। विकल्प सी इसका हो गया आंसर। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी है पहले वाले प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करते समय, शायद ये आया था, ऐसा याद आ रहा है। 74, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। विकल्प ए। 75, वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो AC मजुमदार ने की थी। AC मजुमदार ये नरम दल के एक नेता थे कांग्रेस के। अच्छा, लखनऊ का जो अधिवेशन है कांग्रेस का 1916 का, ये एक चीज़ और के लिए प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल यहीं पर मिलते हैं गांधी जी से, और उनको आमंत्रित करते हैं चंपारण के लिए, वहाँ के किसानों की दशा बता करके, और फिर यहीं से शुरुआत होती है कहानी चंपारण आंदोलन की। 76, भारत के AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला कथन देखते हैं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसमें हम करंट अफेयर और इतिहास को देख रहे हैं। पहला कथन है, हाल ही में इसने विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों की वैश्विक रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल किया है। जी नहीं, परम सिद्धि ने 63वां स्थान हासिल किया है नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो हाँ, ये बात सही है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा तैयार किया गया है। तो 2 सही, इसलिए बी नंबर ऑप्शन। 77, RT लैम्प्स क्या है, तो RT लैम्प्स है कोविड-19 को पता लगाने के लिए एक नई तकनीक। विकल्प सी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 78, पिनाका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सतह से सतह पर मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। जी नहीं, ये गलत है। चलिए आप पर ये छोड़ता हूँ, बताइए कि सतह से सतह पर मार करेगी, सतह से हवा में, या हवा से हवा में, या हवा से सतह पर। आप रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा गूगल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा कथन है, इसे आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विकसित किया गया। जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि इसको निर्माण करने में किसको, पिनाका को DRDO, ARDE और HEMRL भी तीनों मिल करके ने किया है। तो अब ये ARDE क्या है, HEMRL क्या है, गूगल कीजिए थोड़ा सा। तो डी नंबर ऑप्शन इसको हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। 79, ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बराक ओबामा ने लिखी है ए प्रोमिस्ड लैंड। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। 80, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला कथन देखते हैं, हाल ही में समन्वित गश्ती का 30वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये सही है कि 30वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड वर्ष 2010 से एक वर्ष में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन कर रहे हैं। जी नहीं, अगर 10 में करेगा तो 10 से 20, तो एक साल में 2 बार करता है तो 20वां संस्करण होना चाहिए, लेकिन ये 30वां है। तो 2000, ये तो लॉजिक से पता किए। वैसे फैक्ट ये है कि 2005 से ये लोग जारी रखे हुए हैं, इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन कर रहे हैं, एक साल में 2 बार होता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। 81, निम्नलिखित में से किसने शासन की छत्रप प्रणाली का आरंभ किया था, तो छत्रप प्रणाली का आरंभ किया था कुषाण ने, इसलिए विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन होता है, इक्ता प्रणाली कौन से काल में थी, तो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख है इक्ता प्रणाली। मुगलों का मनसबदार प्रणाली है जो साम्राज्य बटा रहता था, और नायंगर प्रणाली ये दक्षिण भारत से संबंधित है।
छत्रप प्रणाली दरअसल ये होता था ना कि साम्राज्य छत्रपों में बटा होता था, जैसे अभी देश कैसे राज्य में बटा हुआ है उसी तरह से, और छत्रप का एक मालिक होता था छत्रपी, तो कुषाण से संबंधित है। 82 दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की गई थी। तो दक्षिणा पथपति की धारण उपाधि जो है वो सातवाहनों ने धारण की थी, इसलिए विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। अच्छा, सातवाहन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक दो बातें याद आती है, जैसे सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और इसका उदय मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर हुआ था, तो ये प्रमुख फैक्ट था। 83 नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया? तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय का काल जो है शासन का वो 610 से 642 है, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलता है। अच्छा, एक खास बात देखिए है थोड़ा सा, पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण पथेश्वर कहते हैं, इसका मतलब होता है दक्षिण का स्वामी। लेकिन अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में क्या हमने पढ़ा था कि दक्षिणा पथपति, और ये है दक्षिण पथेश्वर। दक्षिणा पथपति का मतलब होता है दक्षिण पथ का स्वामी, जबकि दक्षिण पथेश्वर का मतलब होता है दक्षिण का स्वामी। तो दक्षिण का स्वामी अगर पूछे तो पुलकेशिन द्वितीय, और दक्षिणा पथ का स्वामी पूछे तो सातवाहनों को कहते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन वाले पॉइंट थे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। 84 निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला कथन, हिंदू शब्द एक पुराने फारसी शब्द से ग्रहण किया गया था, तो बिल्कुल सही है, पुराने फारसी शब्द से ग्रहण किया गया था हिंदू शब्द को। दूसरा, तुर्क लोग सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहते थे, बिल्कुल सही है। तुर्की के लोग जो पूर्व के लोग थे उसको हिंदू कहते थे, और जिस भूमि में वो लोग रहते थे उसे हिंदुस्तान कहते थे, इनकी हमारे बारे में, तो दोनों सही, इसलिए सी नंबर ऑप्शन। 85 भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन, अलवार संत शिव के उपासक थे जबकि नयनार विष्णु की उपासना करते थे, ये कथन गलत है। नयनार दरअसल शिव के उपासक थे और अलवार विष्णु के, तो पहला कथन गलत हो गया। कैसे याद रखेंगे? नयनार यानी नयन मान लीजिए, और शिव भगवान के बीच में नयन होता है ना, मस्तिष्क के बीच में, तो नयनार ऐसे है, अब बाकी वो दूसरा तो ऐसे याद रह जाएगा, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, अलवार और नयनार भक्ति परंपरा में किसी महिला संत की उपस्थिति नहीं थी, ये भी गलत है। अंडाल का नाम तो हम सबने सुना ही है, अंडाल दक्षिण भारत में एक महिला संत थी जिनको दक्षिण की मीरा भी कहते हैं, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। अच्छा, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, अंडाल अलवार संत थी या नयनार संत? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर वैसे डी हो गया ना, तो एक नहीं तो दो। 86 अकबर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 13 वर्ष की आयु में पानीपत में उसका राज्यरोहण हुआ। 13 वर्ष की आयु में जरूर अकबर का राज्यरोहण हुआ था, लेकिन पानीपत में नहीं, कलानौर पंजाब में एक जगह है वहाँ हुआ था, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। हाँ, ये सही है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। 87 अगस्त घोषणा संबंधित है, तो अगस्त घोषणा संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। 1917 में अगस्त घोषणा आई थी। ध्यान रखना, एक अगस्त प्रस्ताव है, एक अगस्त घोषणा, तो अभी हमने जो बात किया अगस्त घोषणा के बारे में बात किया है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। 88 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इन सुधारों ने विषयों को आरक्षित और हस्तांतरण में विभाजित किया था, तो हाँ सही है, आरक्षित और हस्तांतरण में जो शासन के विषय थे उसको विभाजित किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और दूसरा है, प्रांतीय सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान इन सुधारों में मौजूद था, तो हाँ ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए दोनों हो गया। एक इससे पहले ना टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड का जो 5 टेस्ट सीरीज है 1 से 5 तक, उसे भी अपलोड कर दिया गया, तो यदि उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जितना टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और ये फास्ट रिवीजन क्या है ना कि सारे क्वेश्चन से तो परिचय हो जाएगा एक बार, तो उसका भी बहुत लाभ मिलता है। तो जीएस वर्ल्ड का अगर आपने नहीं देखा है तो 5 टेस्ट सीरीज वो देख लीजिए। दृष्टि का ही एक टेस्ट सीरीज और भी 3 पार्ट में है अपलोडेड, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ध्येय आईएएस का भी मैं टेस्ट सीरीज अपलोड करूँगा, तो आप कनेक्टेड रहिए इस चैनल से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बोलना भूल जाता हूँ। 89 नंबर, अनटू दिस लास्ट पुस्तक ने निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को प्रेरित किया था? तो सबको पता है ये गांधी जी को प्रेरित किया था, और अनटू द लास्ट के जो लेखक थे वो जॉन रस्किन थे। 90 निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में जो हुई थी वो पहली भूख हड़ताल थी। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है कभी कभी क्रम में मिलाने के लिए जब देता है क्वेश्चन, तो जैसे अहमदाबाद और खेड़ा पहले कौन हुआ था, क्योंकि दोनों 1918 का ही घटना है, तो अहमदाबाद पहले हुआ या खेड़ा सत्याग्रह पहले हुआ?
तो चलिए मैं आप पर छोड़ता हूँ, जानबूझ करके आपको क्वेश्चन दे दिया हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, वरना कन्फ्यूजन रह जाएगा। पहले कौन हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल या खेड़ा सत्याग्रह? चलिए मैं ही बता देता हूँ, पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। प्रीवियस ईयर में कई बार ये मिलाने के लिए आया हुआ था, इसीलिए मैंने पूछा। 91, उत्तर प्रदेश की कीठम झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील राज्य के किस शहर में है? तो कीठम झील आगरा शहर के पास है, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 92, पारस्परिक संपर्क समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह समझौता सार्क सदस्यों के बीच हुआ है, बिल्कुल गलत। पारस्परिक संपर्क समझौता हुआ जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा और स्कॉट मॉरिसन के बीच में पारस्परिक संपर्क समझौता हुआ है। दूसरा कथन, इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। नहीं, दूसरा गलत हो गया, क्योंकि जो पारस्परिक संपर्क समझौता हुआ है जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच में, उसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में जो प्रशांत द्वीप के देश हैं उस पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। तो इसलिए दोनों गलत, डी नंबर ऑप्शन। 93, भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के मध्य क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना जोड़ती है, तो बताना है यह परियोजना जोड़ती है, तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ती है, विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। 94, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को अपने देश की सेना में जनरल रैंक की मानक उपाधि दिया है? तो नेपाल ने दिया है मानक उपाधि, जनरल रैंक की मानक उपाधि, विकल्प बी इसका आंसर हो गया। 95, सूची 1 को 2 से मिलाना है, पुस्तक और लेखक। तो देखिए, द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग्स, तो द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग्स किसने लिखी है? शशि थरूर ने। ब्लॉगिंग का बैटल, तो द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग शशि थरूर ने लिखा है। सुग्गी बैन, डगलस स्टुअर्ट, रेडी प्लेयर 2 अर्नेस्ट क्लाइन और इट हैपेंस भास्वर मुखर्जी ने लिखा है। अब 96, निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदानी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देखिए, ये इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है त्रिपक्षीय संघर्ष वाला। त्रिपक्षीय संघर्ष दरअसल, अच्छा पहले इसका आंसर बता देता हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा बेंगी और चालुक्य नहीं था, बाकी पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। देखिए, हुआ ये था कि जैसे महाजनपद काल में मगध जो सभी संघर्षों का केंद्र रहता था, क्योंकि सब लोग उस पर आकर्षित होते थे कि जो मगध का राजा हो जाएगा वो पूरा मतलब उसका शक्ति ज़्यादा रहेगा, पावर में ज़्यादा रहेगा। उसी तरीके से ये हर्ष की मृत्यु के बाद शायद इसमें कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 लोगों में बड़ा संघर्ष चलता रहता था, एक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल में। हालांकि अंतिम में जो विजय प्राप्त हुई गुर्जर प्रतिहारों को हुई थी, और इससे संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी थे। 97, बंगाल के पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं? तो पहला कथन देखते हैं, गोपाल ने इस राजवंश की नींव रखी थी। तो जी बिल्कुल हाँ, गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी बंगाल में। अच्छा, गोपाल को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात और याद आना चाहिए कि ओदंतपुरी का जो बौद्ध मठ है ना, उसका निर्माण गोपाल ने ही किया था। ओदंतपुरी बिहार में एक जगह है, अभी उसका नाम बिहार शरीफ है, उसी का पुराना नाम था ओदंतपुरी, वहीं इन्होंने बौद्ध मठ की स्थापना की थी। दूसरा कथन है, पाल राजा जैन धर्म के अनुयायी थे। जी नहीं, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, दूसरा गलत हो गया। तीसरा कथन, पाल वंश के यानी पाल शासन के दौरान ही पहली बार बंगाल में इस्लाम का प्रवेश हुआ। तो हाँ हुआ, क्यों? क्योंकि पाल वंश के कारण ही मध्य पूर्व से व्यापार में वृद्धि हुई, इसी कारण इस्लाम का प्रवेश हुआ बंगाल में। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो गया। तो 1 और 3 सी नंबर ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, पाल वंश में ही एक थे धर्मपाल। तो क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। तो ऐसे करके याद रखिए, विध यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने, जबकि ओदंतपुरी का बौद्ध मठ गोपाल ने, उसने ही स्थापना किया था पाल वंश का। 98, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथनों जो सही है, जो कथन उसको देखना है। तो पहला कथन, यह दक्षिण एशिया की पहली नगर सभ्यता थी। तो बिल्कुल सही है। उनके पास एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। तो बिल्कुल हाँ, इतिहास में हड़प्पा सभ्यता कई कारणों में प्रसिद्ध होने का कारण एक कारण ये भी है कि वो जल निकास प्रणाली वहाँ उत्कृष्ट क्वालिटी की थी। तीसरा है, हड़प्पावासी ताम्र, कांस्य, रजत, स्वर्ण और लोहे से परिचित थे। यही गलत हो गया। ताम्र से भी परिचित थे, कांस्य से भी थे, रजत से भी थे, स्वर्ण से भी, लेकिन लोहे से नहीं थे, तो इसीलिए गलत हो गया। 4th नंबर देखते हैं, हड़प्पा के लोग कई धर्मों का पालन करते थे। भाई वहाँ धर्म कहाँ, वहाँ उस समय भी धर्म कहाँ था।
तो 1 2 सिर्फ सही है, इसलिए एक नंबर ऑप्शन हो गया, ए नंबर ऑप्शन 99 जो सही है उसे देखना है। तो पहला कथन देखते हैं, जागीरदारी प्रणाली राज्य की सेवाओं के लिए अमीरों को किसी क्षेत्र विशेष का राजस्व संग्रहण सौंपने की प्रणाली थी। तो हाँ ये सही है, ये मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है। दूसरा है, जमींदार अपनी जमींदारी से शामिल सभी जमीनों का स्वामी होता था। जी नहीं, जमींदार अपनी जमींदारी में शामिल सभी जमीनों का स्वामी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये नियम था कि जब तक किसान कर देता रहेगा, लगान देता रहेगा, उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। तो किसान के बच्चे की फिर उसके बच्चे नहीं, वंशानुगत था, उसको कोई अलग नहीं कर सकता जब तक वो कर देता रहेगा। जमींदार भी जमींदार का जो प्रथा था वो भी वंशानुगत था, उसका बच्चे का बच्चा, उसका बच्चा भी जमींदार रहता ही था, लेकिन बेदखल को एक दूसरे को नहीं कर सकता था जब तक कर दिया जा रहा हो। तो सिर्फ एक सही हुआ, दूसरा गलत हो गया, विकल्प ए। 100 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन, उसने मेहरुनिसा से विवाह किया और उसे नूरजहां की उपाधि दी। बिल्कुल सही है, जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया था, विवाह के बाद नूरजहां से उपाधि दे दी थी, नूरजहां की उपाधि। दूसरा कथन, उसके शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव का सिर कलम कर दिया गया। तो हाँ, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इनका सर कलम कर दिया गया था। पता है क्यों? इसने ही किया था, मतलब फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि इनका एक बड़ा बेटा था खुसरो ने बाप के खिलाफ विद्रोह किया। अब विद्रोह करने का किया और खुसरो की मदद कर रहे थे ये, एक कौन सा जगह था वहाँ मिले थे ये सिख गुरु अर्जुन देव, तो इसीलिए कि ये भड़का रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा बात, इनका सर कलम कर दिया। तीसरा कथन देखते हैं, उसके शासनकाल में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम का दौरा किया था। तो हाँ ये भी सही है, तो तीनों कथन सही है, 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, जहांगीर से जुड़ी हुई एक चीज़ और बार बार आ रहा है, तो शॉर्ट रिवीजन करते हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं और जहांगीर के समय में ही हॉकिंस नाम का प्रथम ब्रिटिश यात्री आया था जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।